हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस लेक्चर में। आज हम एसएससी जीडी 2025 मैथ्स प्रैक्टिस से डे 5 लेक्चर में प्रीवियस ईयर पेपर 21 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए, मिल्क और वाटर का मिश्रण बात किया गया है दो कंडीशन में। एक कंडीशन प्रारंभिक वाला है और दूसरा कंडीशन बाद वाला कंडीशन है। ठीक, तो दोनों कंडीशन बड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया पता करके बतानी है। सबसे पहली बात, यहाँ पे प्रारंभिक रेशियो डिफाइन किया गया मिश्रण का 2:3। अब देखो बाद वाले कंडीशन में ये रेशियो बदल जा रहा है 10:3। सवाल के हिसाब से हमको यही समझ में आ रहा है क्या कि हम पानी की मात्रा में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। ये रेशियो भी यही डिफाइन कर रहा है, पहले पानी की मात्रा बाद में पानी की मात्रा, कोई बदलाव हुआ है नहीं। दूध हम ऐड कर रहे हैं, तो देखो पहले दूध 2 यूनिट था, बाद में 10 यूनिट हो गया, तो 8 यूनिट दूध ऐड किया गया है क्या। तो ये जो 8 यूनिट दूध ऐड किया गया है वो प्रारंभिक मिश्रण जो कि 2 और 3 5 यूनिट, ठीक है, इसका कितना प्रतिशत है पता करना है। 100 से गुणा करेंगे, वैल्यू आएगा परसेंट में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 गुना 0, ठीक है। 8 का गुना 20 से, तो 8 दूनी 16, 160%। यही तो आंसर है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए, एक आदमी 1 रुपए में 35 पेन खरीदता है। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए। अगर हम कहें 40%, इसका वैल्यू बताओ फ्रैक्शन में, आप बोलेंगे 2/5। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, 5 यूनिट में खरीदा गया होगा और 2 यूनिट लाभ के साथ बेचा गया होगा, क्योंकि ये 40% का लाभ है। तो आप बोलेंगे सर जरूर बेचने की कीमत 7 यूनिट रहा होगा और खरीदने की कीमत 5 यूनिट रहा होगा। तो ये जो रेशियो हमने पता किया है वो एक पेन की कीमत की है, एक पेन की कीमत, ठीक है, और कीमत खरीदने वाला कीमत, बेचने वाला कीमत, इसका रेशियो है एक पेन के लिए ना, ध्यान रखना। अब हम कहेंगे नंबर ऑफ पेन का रेशियो पता करेंगे खरीदने के लिए और बेचने के लिए। तो जस्ट आप इसको पलट दीजिए, ये 5 से 7 है तो आप 7 से 5 कर दीजिए, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं, तो देखो अगर मैं कहूं कि एक पेन की कीमत को आप नंबर ऑफ पेन से गुणा कर देंगे तो टोटल वैल्यू मिलेगा, और टोटल वैल्यू आप देख पाएंगे समान आएगा। देखो 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, ठीक है, टोटल वैल्यू समान है, चाहे खरीदने की कंडीशन में चाहे बेचने की कंडीशन में। और सवाल में भी तो यही कह रहा है, देखो चाहे जितना भी पेन खरीदेंगे चाहे हम जितना भी पेन बेचेंगे, जो टोटल मूल्य है, टोटल वैल्यू है, वो समान है क्या, 1 रुपया है ना भाई। तो दिस इज द कंसेप्ट, हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो पेन की मात्रा खरीदने के लिए 7, पेन की मात्रा बेचने के लिए 5। 7 की जो वैल्यू है सवाल में दिया गया है 35, कब मिलेगा, जब यहाँ पे 5 का गुना करेंगे, 7 पंचे 35। तो हमको कितने पेन बेचना चाहिए, तो 5 की वैल्यू पता करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 का गुना कर देंगे तो ये 25, ठीक है। तो 25 पेन बेचा जाएगा सर, तो हमको 40% का लाभ होगा, ठीक। देखिए, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। अगर हमने कहा 16/25, तो इसको बड़े ध्यान से रीड करना आना चाहिए आपको। मैंने कहा 25 से आप 16 चलेंगे, नुकसान हो रहा है क्या, 9 यूनिट का। अब सवाल के हिसाब से इसको फिट बिठाना है आपको, कैसे, जरूर अंकित मूल्य 25 यूनिट रहा होगा, 9 के नुकसान पर बेच रहे हैं, मतलब 16 पे बेच रहे हैं, तो ये हो गया विक्रय मूल्य, जिसको हम एसपी कह रहे हैं। सवाल कहता है पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पता करो। अंकित मूल्य एमपी हो गया, ये रेशियो करेंगे विक्रय मूल्य एसपी। एमपी की वैल्यू 25, एसपी की वैल्यू 16, तो 25:16, यही तो आंसर है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा पता करके बतानी है। सबसे पहली बात, कुल वस्तुओं की मात्रा को हम मान लेते हैं सर 100% के बराबर। इसको अब 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, 70%, ये पहला पार्ट हुआ। अब शेष कितना बचेगा, तो 30%। अगर हम यहाँ पे रेशियो पता कर ले तो थोड़ा सा मात्रा छोटा हो जाएगा, अभी जैसे बड़ा दिख रहा है मात्रा, अब छोटा हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसर, 0 से 0 कैंसर, तो 7:3।
तो इस हिसाब से अगर हम कुल वस्तु बात करें तो 10 यूनिट है क्या, ठीक है। तो 10 यूनिट में से 7 यूनिट को कितने लाभ पर बेचा जा रहा है, 20% के लाभ पर। लाभ का मतलब प्लस लिखेंगे। अब देखो 10 में से 3 यूनिट जो शेष बच गया, इसको हम 10% की हानि पर बेच रहे हैं। हानि का मतलब माइनस, ठीक है। तो इस तरह से बात करेंगे। अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि 7 का गुणा 20 से करने से ये हो जाएगा 140%। ये प्लस में आएगा क्या, देखो 3 का गुणा करेंगे 10 से तो ये 30%। सर ये माइनस में आएगा। अब हम नेट परसेंटेज पता कर लेंगे। नेट परसेंटेज अगर प्लस में आया तो लाभ हो रहा होगा, नेट परसेंटेज अगर माइनस में आया तो हानि हो रहा होगा। तो 140 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 110%, ठीक है। ये प्लस में आया तो 110% प्लस में आ रहा है, मतलब लाभ हो रहा होगा। और ये लाभ टोटल 10 वस्तुओं में बटेगा क्या, ठीक है। तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो सर 0 से 0 कैंसल, तो ये हो जाएगा प्लस 11%, मतलब 11% का कुल लाभ हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए 6 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंडों में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है पता करके बतानी है। अगर हम कहें कि उस व्यक्ति का जो स्पीड है, मान लिया हमने x मीटर प्रति सेकंड, तो रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 5 गुना हो जाएंगे, 5x मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो देखिए इस सिचुएशन में ना रिलेटिव स्पीड का कांसेप्ट पिक्चर में आएगा, जिसको हम सापेक्ष गति कहेंगे। लिखेंगे रिलेटिव स्पीड, तो देखिए चली गई दूरी बराबर लिखेंगे स्पीड गुना पार करने में लगा समय, ठीक है। अब देखो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खड़े हुए इंसान को पार करेगी या फिर किसी चलते हुए इंसान को पार करेगी, ठीक, तो हमेशा वो अपने खुद के लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगे। ट्रेन की जो लंबाई है वो 600 मीटर है क्या। रिलेटिव स्पीड, दोनों मूविंग बॉडी की स्पीड यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में है, चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6x के बराबर, अरे x प्लस 5x, 6x। समय लग रहा है 20 सेकंड। आप कहेंगे सर 20 एकम 20 और ये 20 तिया 60 और ये एक जीरो लग जाएगा। 6 एकम 6, 6 पंजे 30। सर x की जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 5x की वैल्यू पता करनी है हमको। आप कहेंगे सर 25 मीटर प्रति सेकंड। हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो 25 गुणा 18/5 कर देंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। 5 एक बार में और 25 5 बार में, तो 18 का गुणा 5 से तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो है उस रेलगाड़ी की स्पीड। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपए है। यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य, जिसको हम मार्क्ड प्राइस कहेंगे, कितना था पता करके बतानी है। हमने मान लिया उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 यूनिट था। अब इस पर डिस्काउंट लगाएंगे कितने का, 35% का। आप कहेंगे अब ये 65 यूनिट रह जाएगा, जिसको कहा जाएगा सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं, सवाल में विक्रय मूल्य देकर रखा गया, मतलब 65 यूनिट की वैल्यू 1690 रुपए, ऐसा सवाल में कहा गया है। तो सवाल के हिसाब से 100 यूनिट की वैल्यू पता करनी है क्या, तो देखिए 13 पंचे 65, 13 एकम 13, 13 की 39, 13 शून्य शून्य, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 130 रुपए। हमको 100 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। अगर मैंने कहा 5 के साथ 20 का गुणा करो तो ये 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो इधर भी 20 का गुणा कर दो तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगा, 13 दूनी 26, मतलब ये 2600 रुपए। ये 100 यूनिट की वैल्यू है, मतलब यही तो हुआ अंकित मूल्य। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए सवाल क्या कहता है, P और Q साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q और R साथ मिलकर उसी काम को 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि R और P मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सवाल क्या कहता है कि तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, पता करके बतानी है। तो तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो किस स्पीड से काम करेंगे, अगर हमको स्पीड पता चल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है क्या। तो सबसे पहली बात हम ना टोटल कार्य पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, ये दिनों की संख्या का एलसीएम पता करो। छोटा सा छोटा नंबर जो 30, 37.5 और 150 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, आप बोलेंगे 150, तो इसको बोलते हैं सर यूनिट्स, 150 यूनिट। ये टोटल कार्य को बताएगा। तो टोटल कार्य में आप दिनों की संख्या को डिवाइड करते जाओ। 150/30 सर ये 5 आएगा, 150/37.5 सर ये 4 आएगा, ठीक। ये 150/150 ये 1 आएगा,
ये है कार्य करने की स्पीड, जिस तरह से ये लोग काम करेंगे। ठीक, तो आप कहेंगे ये एक दिन का काम है 5 यूनिट, ये एक दिन का काम है 4 यूनिट, ये एक दिन का काम है 1 यूनिट। ये सबको आपस में ऐड करो तो ये हो जाएगा 10 यूनिट्स काम। ठीक है, एक दिन में, यही बोलेंगे। और इधर क्या ऐड होगा, ये सबको आपस में ऐड किया जाएगा। तो ये 2 बार P आएगा, 2 बार Q आएगा, 2 बार R आएगा। ठीक है, अगर हम कहें P प्लस Q प्लस R, मतलब 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 यूनिट्स पर डे। ठीक है, मतलब P Q R तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। हमको कितना यूनिट काम कराना है तीनों से, 150 यूनिट। ठीक है, तो 150 यूनिट काम को कंप्लीट करना है, ये तीनों मिलकर कंप्लीट करेंगे किस स्पीड से, तो 5 की स्पीड से। तो आप कहेंगे 5 कम 5 और ये 5 या 15, 5 नम 0, सर 30 दिन लगेंगे। ठीक है क्या, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए सवाल क्या कहता है, अरविंद एक काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि बक्सी उसी काम को 22 दिन में कर सकता है। अगर हम कहें 20 और 22 से कटने वाली छोटी सी छोटी संख्या, आप कहेंगे 220, तो ये क्या बताएगा, टोटल कार्य को बताएगा। अब हम कार्य करने की स्पीड पता करेंगे, इफिशियंसी पता करेंगे, तो 220 बटे 20 ये हो जाएगा सर 11, 220 बटे 22 ये हो जाएगा 10। तो अरविंद एक दिन में 11 काम करेगा, बक्सी एक दिन में 10 काम करेगा। अगर हम कहें अरविंद और बक्सी साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम निपटा देंगे, तो 11 प्लस 10 21 काम निपटा देंगे क्या। तो सवाल कहता है यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो कितना काम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 काम हो जाएगा। सवाल कहता है शेष काम का अंश कितना है पता करके बताइए। तो शेष काम पहले पता कर लेते हैं, शेष काम कैसे पता किया जाएगा, तो लिखेंगे टोटल 220 है सर। अच्छा, जिसमें से 105 हो चुका है तो बचेगा कितना, 115, 115 काम शेष बचा हुआ है। तो ये टोटल का कितना भाग है, तो टोटल है कितना 220। अच्छा, और ऊपर लिखेंगे शेष, तो यही है हाँ कि ना जो पता करना है हमको। तो आप बोलेंगे 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 23 बटे 40, यही तो है शेष कार्य का अंश। ठीक, देखिए एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। यदि परिवार का व्यय 29,510 रुपए है तो उस परिवार की बचत क्या है पता करके बतानी है। सबसे पहली बात, उस परिवार के आय और व्यय का ना हमको अनुपात पता है 19:13। अगर हम कहें 19 यूनिट कमाता है, 13 यूनिट खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना, आप कहेंगे सर 6 यूनिट। तो हमने बचत भी पता कर लिया, अनुपात में कितना 6 यूनिट। ठीक, तो 6 यूनिट की वैल्यू हमको रुपए में पता करनी है क्या। ठीक, सवाल में दिया हुआ है सर 13 की कीमत, 13 यूनिट की कीमत है 29,510 रुपए। अगर हम कहें 13 एकम 13 तो 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, फिर 13 दूनी 26, 91 जाएगा, 13 सत्ते 91 जीरो, तो ये हो जाएगा 2270 रुपए। 1 की कीमत 2270, तो 6 की कीमत क्या हो जाएगा, तो 6 गुणा 2270। ठीक, क्या आएगा, ये 0, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 13,620 रुपए। यही तो है हमारा आंसर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है रमन, और दोनों के सैलरी और साथ के साथ सेविंग इसके बारे में चर्चा हुई है। सवाल आप रीड करेंगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। हमने कहा कि रमन का अगर सैलरी अनुपात में 100 यूनिट तो रमेश की सैलरी 20% अधिक, तो 120 यूनिट रहा होगा, हाँ कि ना। यदि रमेश 33,750 रुपए बचाता है, मतलब सेविंग के बारे में बात हुआ है, जो उसके वेतन का 75% है, तो अगर हम कहें कि ये है रमेश की सैलरी तो इसका आप 75% पता करो, आप कहेंगे सर ये 90 यूनिट के बराबर होगा। तो ये 90 यूनिट है क्या, ये सेविंग है किसका, रमेश का, और ये सेविंग की वैल्यू दे के रखा हुआ है 33,750 रुपए, यही बात है। अब देखो सवाल आगे रीड करेंगे
तो रमन का वेतन क्या है पता करके बतानी है। रमन सैलरी पता करना है भाई, जो कि 100 यूनिट है क्या, तो 100 की वैल्यू हम पता करेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 90 यूनिट की जो वैल्यू है वो 33,750 रुपए के बराबर है। देख पा रहे हैं आप। तो हमको 100 यूनिट की वैल्यू पता करना है, तो 100 का यहाँ गुणा कर देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया सर, 9 एकम 9 और इधर 9 तिया 27, 9 सत्ती 63, 9 पंचे 45। ठीक है, तो ये 375 रुपए को आप गुणा कर देंगे 100 के साथ, तो सर ये हो जाएगा 37,500 रुपए। यही तो है रमन की सैलरी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए 2.3 बार प्लस 4.3 बार का मान क्या है पता करके बतानी है। 2.3 बार को लिख सकते हैं 2 प्लस 0.3 बार, वैसे ही 4.3 बार को लिखा जा सकता है 4 प्लस 0.3 बार। तो पहली बात तो 2 और 4 ये 6 हो जाएगा क्या, और इधर बार वाले को ऐड करेंगे तो 0.3 बार का मतलब होता है 3/9, वैसे यहाँ पर भी 3/9। अब ये दोनों को आप ऐड कर दो तो आप कहेंगे सर ये 6/9 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6 तिया 18 2 20। ठीक है, तो 20/3 यही तो आंसर है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए बोधमास रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सर हम डिवाइड करेंगे, तो 25 से कम 25 और ये 32 बार में जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पर 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। अब फिर गुणा करेंगे तो 27 का गुणा 2 से, तो ये हो जाएगा 54। फिर लिखेंगे सर यहाँ पे गुणा है, अब देखो ये 5 हुआ और ब्रैकेट में है 15 - 4, तो ये 1 हो जाएगा। आपस में कुछ नहीं, मतलब गुणा होने वाला है, ब्रैकेट के बाहर है, तो फिर प्लस लिखेंगे और ये है 32। तो देखो पहली बात है गुणा करो, 5 चौके 20, 5 में 25 2 27। ठीक है, ये 32, तो ये हो जाएगा सर 302। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए बोधमास रूल क्या कहता है कि हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 9 - 4 5 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 से तो 5/2। फिर हम गुणा करेंगे सर, तो यहाँ पे 2 है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर यहाँ से क्या आएगा 5। फिर हम ऐड करेंगे सर किसको, 6 को, तो 6 और 5 11। यही तो आंसर है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, वैसे ही 0.05 की स्क्वायर तो 0.0025। आपस में ऐड करेंगे तो 0.2525, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए का के की का मतलब होता है गुणा, लिखेंगे 512 गुणा 64%। ठीक है, फिर यहाँ प्लस लिखा हुआ है, लिखेंगे 215 गुणा 46%। ठीक, इसका मान पता करके बतानी है। सबसे पहली बात परसेंट का मतलब डिवाइड 100, परसेंट का मतलब डिवाइड 100, तो टोटल के साथ हम डिवाइड कर देंगे 100 का। सही बात है। अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन हम आसान करने की कोशिश करते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं 60 + 4, वैसे ही 46 को हम लिख सकते हैं 40 + 6। अब कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। 4 का गुणा 512 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, फिर 60 का गुणा 512 से, पहले एक 0 लगा देते हैं, फिर 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, 6 पंचे 30। इस तरह से बात किया जाएगा। अब देखो प्लस करेंगे तो अब 6 का गुणा 215 से, 6 पंचे 30, 6 एकम 6 और 3 9, 6 दूनी 12। ठीक, फिर प्लस करेंगे 40 का गुणा 215 से, 0 लगाओ, फिर 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8। इस तरह से बात करेंगे, डिवाइड कर देंगे सर ये 100। ठीक है, अब देखो इसको पहले आप ऐड करेंगे आपस में, तो 30,000 और 2,000 32,000, और ये 720 और 48, तो 768। आप कहेंगे सर 32,768, ये हो गया। फिर आपस में इसको ऐड करिए, देखिए 8,000 और 1,000 9,000, 600 200 800, 9,890, 9,890। आपस में ऐड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 8 9 6 15, 8 7 15 1 16, और 9 2 11 1 12, और ये हो जाएगा 4 42,658, है ना। ये टोटल हमने ऐड किया। तो अब डिवाइड कर देंगे सर 100 से, तो आप कहेंगे सर ये 426.58, यही आएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए किसी धन राशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धन राशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है पता करके बतानी है।
अगर हमने कहा वो धनराशि P है जो कि 100 रुपए के बराबर है, ऐसा मैंने मान लिया, तो 100 रुपए का आप 2/5 करिए, आप कहेंगे सर ये 40 रुपए आएगा। तो ये 40 रुपए है क्या? सर ये साधारण ब्याज है। तो ये कितने वर्ष का साधारण ब्याज है? आप कहेंगे सर 20 वर्ष का साधारण ब्याज तो दिया हुआ है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज पता कर लें तो काम बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 2 रुपए आएगा, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 2 रुपए है। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगेगा जो कि 100 रुपए है, डिवाइड कर देंगे, गुणा करेंगे 100, वैल्यू आएगा परसेंट में। यही तो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि पता करनी है। रुपए से रुपए कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगा 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए 35 कर्मचारियों की औसत आय के रुपए है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 19,000 रुपए हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपए है तो के का मान कितना है पता करके बतानी है। अगर हम कहें 35 कर्मचारी, इसके औसत आय के रुपए, आपस में गुणा करो तो हमको 35 कर्मचारियों के आय का योग पता चल जाएगा। प्रबंधक को शामिल किया जा रहा है तो प्रबंधक का आय यहाँ पे 54,000 रुपए है क्या, इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 लोगों के आय का योग। ठीक है, अगर हम कहें कि लोगों की संख्या 36 जिसमें 35 कर्मचारी और एक प्रबंधक, तो लोगों की संख्या 36 और 36 लोगों के औसत आय 19,000 दिया हुआ है, आपस में गुणा करने से आप कहेंगे सर ये भी तो 36 लोगों के आय का योग हुआ, तो आपस में ये बराबर हो जाएगा। तो 19 का गुणा 6 से करेंगे तो 114, 4 कैरी 11, 19 या 57, 11 68, तो आप कहेंगे 6,84,000। तो अब ये 54,000 इधर आके माइनस हो जाएगा सर। ठीक, तो आप बोलेंगे सर ये ना 6,30,000 ये बचेगा यहाँ पर जी, और एक इसके बराबर होगा 35 के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे 35 को आप डिवाइड कर दो इधर, तो 35 एक बार में और इधर 630 18 बार में जाएगा और यहाँ पे 3 0, तो ये 18,000। तो के का जो मान है वो 18,000 रुपए। यही तो है हमारा आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक, 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए शिक्षक की आयु कितनी है पता करके बतानी है। अगर हम कहें 22 शिक्षक, तो 22 शिक्षकों के आयु का योग पता कर लो, फिर एक शिक्षक शामिल हो गया तो शिक्षकों की संख्या अब 23 हो जाएगा, तो 23 शिक्षकों के आयु का योग पता कर लो, आपस में इसको आप माइनस कर दीजिए तो आपको नए शिक्षक के आयु पता चल जाएगा। अगर हम कहें 22 शिक्षक, तो 22 शिक्षक का औसत आयु 64 वर्ष है क्या। अब एक शिक्षक शामिल हो गया तो 23 शिक्षक, तो 23 शिक्षक का औसत आयु पहले के कंपेयर में 1 बढ़ जाएगा, मतलब 65 वर्ष। ठीक, तो इस तरह से अब आपको इसको आपस में गुणा करना है, इसको आपस में गुणा करना है, फिर आपस में माइनस कर देना है। तो आप 23 को लिख सकते हैं क्या 20 + 3, ठीक है, गुणा करेंगे अब 65 से, वैसे ही यहाँ पे 20 + 2 फिर गुणा करेंगे 64 से, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये 65 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 18 1 19, 195, फिर 65 दूनी 130, तो ये 1300 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये ना सर 1495 हो गया। ठीक है क्या, फिर माइनस करेंगे ये वाला वैल्यू से, तो देखो 64 दूनी 128, फिर 64 दूनी 128, तो ये 1280, आपस में इसको प्लस करो तो सर ये हो जाएगा 1408। ठीक है, 1408, तो आप कहेंगे सर ये आपस में माइनस करने से ना 87 आएगा, यही 87 वर्ष है उस नए शिक्षक की आयु। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,000 रुपए और 14,400 रुपए है। मूलधन कितना है पता करके बतानी है। अगर ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है तो हमने कहा 2 वर्ष का साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों के बीच डिफरेंस पता करो। आप कहेंगे 2400 रुपए, हाँ कि ना। मैंने लिखा यहाँ पे साधारण ब्याज और यहाँ पे लिखा मैंने चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, 2 वर्ष के लिए बात करना है तो ये पहला वर्ष और ये हो जाएगा दूसरा वर्ष। ठीक, साधारण ब्याज 2 वर्ष का दिया है 12,000 रुपए, तो हर साल समान मिलता है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होना चाहिए 6,000 रुपए, तो पहले वर्ष जो साधारण ब्याज मिलेगा सर 6,000 रुपए। ठीक है, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज भी हमको 6,000 रुपए मिलेगा पहले वर्ष के लिए। ठीक है, अब हम दूसरे वर्ष में आए तो साधारण ब्याज कितना होना चाहिए, हर साल समान मिलता है, तो सर ये 6,000 रुपए, तभी तो हम कहेंगे 2 वर्ष का टोटल साधारण ब्याज 6 और 6 12,000 रुपए। तो दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा
तो साधारण ब्याज जितना मिल रहा था दूसरे साल उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये पिछले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका हमको 8% फिर से ब्याज मिलेगा, जो दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, जिसको हमने पता करके रखा है 2400 रुपए। आप ऐड करके देखो, टोटल करके देखो, 6 और 6 12,000 और 12 और 2 14,000, 14,400 रुपए टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का हो गया। अब देखना, हमने कहा कि 6,000 का 8% 2400 के बराबर, 6,000 का 8% मतलब 8/100 ये 2400 रुपए के बराबर है। ठीक, तो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा सर, ये यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, 6 कम 6 और ये 6 चौके 24 मतलब 40 आएगा। आर की वैल्यू 40%, हाँ कि ना। अब देखो, हमको मूलधन का 40% ऐसा बात करनी हो तो ये साधारण ब्याज जो मिला है 1 साल का 6,000 रुपए, इसी के बराबर होना चाहिए। हाँ सर, बात तो सही है। अब देखो, मूलधन गुणा 40 बटे लिखेंगे 100, ये हो जाएगा 6,000। ठीक, तो आप कहेंगे सर यहाँ से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 और ये 15 बार में जाएगा। ठीक है, तो 150 हुआ। फिर 100 का गुणा करेंगे 150 के साथ, तो मूलधन पता चल जाएगा सर, ये 150 लिखेंगे और 2 जीरो और, मतलब 15,000 रुपए, यही तो है वो मूलधन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7 है। आधार 5 यूनिट है, ऊंचाई 7 यूनिट है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज का आधार 5x के बराबर, ऊंचाई 7x के बराबर। सवाल के हिसाब से हमको 7x की वैल्यू पता करनी है क्या। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल देके रखा हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लिखेंगे, आधार गुणा करेंगे ऊंचाई, तो ये क्षेत्रफल हुआ जो कि सवाल में दिया हुआ है 18.207 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सबसे पहला काम आप कर सकते हैं, दशमलव को हटाइए, डिवाइड करिए 1000। ठीक, 2 से 1 बार में कटेगा, 2 से 500 बार में कटेगा। अच्छा, b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे सर कितनी, 5x। अच्छा, h की वैल्यू रखेंगे कितनी, 7x, ऐसा हमने माना हुआ था। तो आप बोलेंगे x का x के साथ गुणा हो जाएगा, ये x²। ठीक है, और 5 गुणा 7 इधर नीचे में आ जाएगा, तो 18,207 डिवाइड में 500 गुणा करेंगे 5 गुणा 7, 7 से काटिए, 7 एकम 7 इधर कटेगा, तो 7 दूनी 14, फिर 7 छका 42, 0 7 एकम 7। ठीक है, अब देखो, अगर हम कहें x² बराबर ये 2601 51 का स्क्वायर होता है सर ये। ठीक, और वैसे ही ये हो जाएगा 2500, तो 2550 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमने पता किया 51/50। हमको ना सर 7x की वैल्यू पता करनी है, तो 7 गुणा ये 51/50 हो जाएगा सर। ठीक, हम चाहे तो यहाँ पे कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 का गुणा ऊपर में, 2 का गुणा नीचे में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सर 51 दूनी 102। ठीक है, 102 गुणा 7 डिवाइड में ये 100, तो आप बोलेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7 डिवाइड कर देंगे 100, तो मतलब क्या हुआ 7.14। यही तो उस त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक है क्या, 7.14, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 21 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस। आशा करता हूं कि आप सभी ने ये सेशन एंजॉय किया होगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।